नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं द वीक ऑफ शो। तो द वीक ऑफ शो में आज हम आपको बताने वाले हैं हफ्ते भर की सियासी उठापटक के बारे में। हफ्ते की शुरुआत खुद को सबसे बड़ा अंबेडकरवादी बताने से शुरू हुई। संसद के शीतकालीन सत्र में दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सियासी हंगामा मचा। हालांकि भाषण का 12 सेकंड का हिस्सा लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आया, जिसके बाद मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। देश भर में विरोध के चलते ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के सम्मान मार्च निकाला और इस्तीफे की मांग की। तो मार्च से एक वायरल हुई जीतू पटवारी की तस्वीर से विपक्ष बीजेपी के निशाने पर आ गया। देखिए रिपोर्ट, क्या था पूरा घटनाक्रम। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संसद के शीतकालीन सत्र में दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि अमित शाह के भाषण का सिर्फ 12 सेकंड का एक हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इसे बाबा साहेब के अपमान से जोड़कर बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अम्बेडकर सम्मान मार्च निकालकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी ने किया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। कई बार बाबा साहब के विचार को, संविधान को समाप्त करने को, बदलने को भारतीय जनता पार्टी मुखरता से कह चुकी, उसके नेता कह चुके। इन सब बातों, इन सब वाक्यों, इन सब घटनाओं से ये पता चलता है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार है, उस पे सब पे प्रश्न ये लोग लगाते हैं। इसकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। अमित शाह की टिप्पणी के विरोध में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस 25 दिसंबर से 5 दिन तक मैं हूं अम्बेडकर पद यात्रा निकालने जा रही है। एमपी के 53 जिलों में ये पद यात्राएं निकाली जाएंगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने खुद अम्बेडकर के मुद्दे पर बीजेपी को पलटवार का मौका दे दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बाबा साहेब की फोटो घुटने पर रखकर कुछ लिख रहे हैं। भाजपा तंज कस रही है कि यही कांग्रेस की अम्बेडकर भक्ति है। जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा साहब की तस्वीर को घुटनों पर, पैरों पर रखकर अपमान किया है, ये बाबा साहब के अपमान करने की नेहरू जी के समय से कोशिश चल रही है कि कैसे भी उस मर्म पर चोट करे और ये माने कि ये संविधान भी नेहरू गांधी खानदान के द्वारा ही आया। यही कारण था उन्हें चुनाव में हरवाया गया। उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने खुद नेहरू जी गए और वो जो संस्कृति चली आ रही थी वही जीतू पटवारी जी ने सार्वजनिक भीड़ भरे स्थान पर करके किया है। इसके साथ ही कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सामने आए। उन्होंने सिलसिलेवार उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने कैसे हमेशा बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, जबकि बीजेपी की सरकारें उनके पद चिन्हों पर चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने यही सच्चाई देश के सामने रखी तो कांग्रेस में बौखलाहट है। कांग्रेस हमेशा दो मुहा रोल अदा करती है। आज वोट के खातिर अम्बेडकर जी की बात कर रही है, लेकिन अम्बेडकर जी के प्रति कांग्रेस ने क्या क्या किया, यहाँ तक कि उनको किसी संसदीय कमेटी का भी सदस्य नहीं बनाया गया। उन्हें कानून मंत्रालय तो दिया है, लेकिन उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया। हिंदू कोड बिल जब भी उनने बात करने की बात कही, उनके स्वयं के शब्दों में जो उनने लिख करके भी दिया है, उनने अपने कहा कि उसमें केवल धर्म विशेष के मुस्लिम बंधुओं की बात करते थे, हिंदुओं की, एससी की, एसटी की, जो वो विस्तार से उनके हक की बात करना चाहते थे। कांग्रेस ने उसको तवज्जो नहीं दी, जो उनने अपनी पुस्तक में भी कोट किया है। उस 52 के चुनाव में भी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने खुल करके विरोध करके उनको चुनाव हरवाने का प्रयास किया। अब ये हम सब समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने व्यवहार किया है, अब कांग्रेस किस मुंह से ये बात कर रही है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए।
अंबेडकर वादी बनने की होड़। देश में 20,13,78,086 दलित हैं। देश की आबादी का 16.63% है दलित। 156 लोकसभा सीटों पर दलित मतदाता निर्णायक हैं। मध्य प्रदेश के वोटों में दलितों की भागीदारी 16% है। मध्य प्रदेश में 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल, ग्वालियर में दलित वोटर्स निर्णायक हैं। दलित कभी कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स माने जाते थे। बाद में दलित वोटर्स का झुकाव पहले बसपा फिर भाजपा की ओर होता गया। लोकसभा चुनाव में दलितों की बाहुल्यता वाली सीटों में इंडिया अलायंस को 93 और एनडीए को 57 सीटों पर जीत मिली। 2019 के मुकाबले विपक्ष 53 सीटों का फायदा और एनडीए को 34 सीटों का नुकसान हुआ। माना जा रहा कि विपक्ष के संविधान पर खतरे के नैरेटिव से दलितों ने एनडीए का साथ छोड़ा, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में समीकरण बदल गए। महाराष्ट्र और झारखंड में लोकसभा में इंडी गठबंधन के पाले में गए दलित मतदाता एनडीए में वापस आ गए। माना जा रहा है कि इसी बेचैनी में कांग्रेस ही नहीं, तमाम विपक्षी दल अमित शाह के बयान को दलित वोट साधने के लिए मौके की तरह देख रहे हैं। ऐसे में हर कोई अपने को दूसरे से बड़ा अंबेडकर वादी बताने में जुटा है। अब इसमें कौन कितना कामयाब होता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। साल के जाते जाते बुंदेलखंड को बड़ी सौगात मिली। 44,000 करोड़ लागत वाली केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ पीएम मोदी ने खजुराहो से किया। परियोजना से 81,000 क्षेत्र में सिंचाई होगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, यानी कि दोनों राज्यों के 65 लाख जनता इस परियोजना से सीधे लाभान्वित होगी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मौजूदा सियासी माहौल को साधने की भी कोशिश की। बुंदेलखंड में समृद्धि के नए द्वार खुले हैं। बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मौजूदा सियासी माहौल को साधने की कोशिश की। उन्होंने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि देश में पानी से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट अंबेडकर को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी बाबा साहेब को इसका श्रेय नहीं दिया, लोगों को पता भी नहीं चलने दिया। भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आम्बेडकर। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। इस मौके पर बोलते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल जी का सपना साकार किया है। इस परियोजना के पूरा होने से बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग आते थे और झूठे वादे करते थे, लेकिन बुंदेलखंड को कभी कोई पैकेज नहीं दिया। कांग्रेस के लोग आते, वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते हैं। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। उधर कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नदी जोड़ो परियोजनाएं इंदिरा गांधी की देन है। मोदी सरकार इन पर सिर्फ अपना टैग लगा रही है। कांग्रेस इस परियोजना से प्रभावित लोगों की अनदेखी के आरोप भी सरकार पर लगा रही है। इंदिरा गांधी जी के बनाए हुए कामों को ये पार्टी आगे बढ़ा रही है। शिलान्यास किया है, अभी पूर्ति होने में कितना समय लगेगा ये देखना है। लेकिन जो ऐसी परियोजनाओं का जो मौलिक काम है, वो काम ये है कि जंगलों की रक्षा करना, विस्थापितों को जो है पुनर्वास करना, उनको जो है उचित मुआवजा देना और उनकी आजीविका के साधनों का जो काम करना, उस काम में ये सरकार फेल है। ये योजना जो है, इस योजना का पर्ची चिपका के श्रेय लेने की कोशिश इतने बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को शोभा नहीं देती। 44,000 करोड़ की लागत वाली केन बेतवा लिंक परियोजना से एमपी यूपी के 81,000 क्षेत्र में सिंचाई होगी।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। दोनों राज्यों की 65 लाख जनता इस परियोजना से सीधे लाभान्वित होगी। देखना ये है कि परियोजना भाजपा को कितना चुनावी लाभ दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। दिल्ली चुनाव से पहले इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडी गठबंधन में अनबन की खबरें और तेज हो गई। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में करारी हार के बाद कांग्रेस को गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कहा जाने लगा है। कांग्रेस के साथ ही राहुल गांधी के परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं। टूट ऐसी पड़ी कि गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस को ही निकालने की चर्चाएं होने लगी। क्या है पूरा मामला, देखें रिपोर्ट। हम 7-8 हैं, 8-10 हो सकते हैं, 10-12 भी, लेकिन एक साथ नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को तिबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए बने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडी गठबंधन में यही चल रहा है। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में करारी हार के बाद कांग्रेस को गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी कहा जाने लगा है। कांग्रेस के साथ ही राहुल गांधी के परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं। गठबंधन में शामिल कई दलों के नेता इंडी गठबंधन की कमान टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को देने की मांग उठा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस को जताने नहीं तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। अभी बीजेपी के लिए फाइट करने के लिए अगेंस्ट में, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए एक लीडर का जरूरत है जिसको सारा देश में सारा देश का आदमी मानते हैं। और दीदी को लीडर मान के चलेगा, ये मेरा सोच है कि इंडिया बहुत बेटर परफॉर्म करे। लेकिन कलह यही नहीं थमी। अब तो कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करने की ही मांग उठने लगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस ने केजरीवाल को महाभ्रष्टाचारी कहा तो आपने कांग्रेस को बीजेपी की मददगार कहते हुए गठबंधन से बाहर करने की ही मांग उठा दी। केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाड़ा। तो उनकी जो भी घोषणाएं हैं वो केवल फर्जीवाड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। तय है जब बीजेपी और मोदी को रोकने के नाम पर बने गठबंधन के नेता आपस में इस तरह उलझेंगे तो बीजेपी तंज कसने का मौका कहां चूकने वाली। इंडी गठबंधन के रूप में साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। ये उस ढंग से एक दूसरे से गले मिले थे जैसे जलालुद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी गले मिले था कि कैसे एक दूसरे को निपटाएं और गद्दी पर पूरा कब्जा करें। 2024 के लोकसभा चुनाव के एक साल पहले देश में मोदी को रोकने मोदी वर्सेस ऑल की रणनीति बननी शुरू हुई थी। महीनों की जद्दोजहद के बाद विपक्षी दलों का गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बना। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की। गठबंधन मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से तो नहीं रोक सका, लेकिन उसने अब की बार 400 पार की दम्ब भरने वाली बीजेपी को 303 से 240 सीटों पर ला दिया। लेकिन अब जब गठबंधन के नेता भाजपा से ज्यादा आपस में ही उलझ रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि यह गठबंधन आगे बरकरार रह पाएगा। ऐसे में क्या एक बार फिर गैर कांग्रेस गैर भाजपा तीसरे दलों का मोर्चा बनेगा, और अगर बना तो देश की सियासत किस दिशा में जाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। साल 2024 से विदा होने से पहले ही डॉक्टर मोहन का फ्यूचर विजन सामने आ गया है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 1 साल भी पूरे हो गए हैं। सरकार ने पिछले दिनों अपने 1 साल के काम गिनाए तो अब अपना फ्यूचर विजन भी बता दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बता दिया है कि साल 2025 में उनकी सरकार की प्रायोरिटी क्या होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि युवा, किसान, गरीब और महिला कल्याण उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी, और इसी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। साल 2024 विदा हो रहा है
और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 1 साल भी पूरे हो गए। सरकार ने पिछले दिनों अपने 1 साल के काम गिनाए तो अब अपना फ्यूचर विजन भी बता दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बता दिया है कि साल 2025 में उनकी सरकार की प्रायोरिटी क्या होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि युवा, किसान, गरीब और महिला का कल्याण उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी। महिला युवा नहीं, इसमें गरीब भी है, किसान भी है। ये 4 वर्गीकृत रूप से मुख्यतः हमारे पिलर्स हैं जिस पे हमको काम करना है। वैसे तो सरकार के सभी विभाग महत्वपूर्ण है, लेकिन कमोबेश चारों के आसपास में सभी विभाग की कोई न कोई भूमिका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि उनका विजन कैसे पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सुशासन के साथ आगे बढ़ेंगी सरकारी योजनाएं, दूसरे राज्यों के बेहतर कामों को बनाया जाएगा मॉडल। अगले 4 साल में डबल होगा प्रदेश का बजट। टियर 2, टियर 3 शहरों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। एमएसएमई उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। बड़े शहरों को समृद्ध बनाने की होगी कोशिश। 2 से 3 पंचायतों को मिलाकर बनेगी नगर पंचायत। महानगरों के आसपास के छोटे शहर मिलाकर तैयार होंगी मेट्रोपॉलिटन सिटी। खेती को बनाएंगे लाभ का धंधा। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कृषि सहायक उद्योगों का होगा विस्तार। प्रदेश का 100% कृषि क्षेत्र सिंचाई के दायरे में लाने की तैयारी। दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन व्यवसाय को मिलेगा बढ़ावा। साल 2025 उद्योग वर्ष घोषित। प्रदेश भर में उद्योग स्थापना का प्लान। फरवरी 2025 में भोपाल में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। आने वाले 1 साल में 50 से अधिक मेडिकल कॉलेज की तैयारी। मध्य प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में विकसित करने की योजना। पर्यटन व्यवस्थाओं को उच्च स्तर पर लाकर प्रदेश को टूरिज्म हब बनाने का प्लान। उधर कांग्रेस सरकार के फ्यूचर प्लान को जनता के मूल मुद्दों से मुंह मोड़ने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बनाने के पहले बीजेपी कुछ बोलती है और सरकार बनने के बाद कुछ और। भाजपा ने जो वादे कर वोट लिए वो पूरे नहीं हो रहे, इसीलिए नए सपने दिखाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सरकार के 1 साल के काम के दावों पर भी सवाल उठा रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जो उद्योग वर्ष मनाने जा रही है, उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार लगातार है। मुख्यमंत्री जी को खुद बने हुए 1 साल हो गया। 1 साल में आप खुद कितने इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में लेकर आए हैं, कितने युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है और कितने जो पुराने वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, उन कितने वादों को पूरा किया है। अभी तक धरातल पर कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, परंतु उद्योग वर्ष मनाएंगे। खैर, विपक्ष भले ही सरकार के फ्यूचर विजन पर सवाल उठाए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने 1 साल के कार्यकाल में सरकार ने लीक से हटकर कई फैसले लिए हैं और विकास के कई मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ी है। बात चाहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए प्रदेश के कोने कोने में औद्योगिक निवेश के प्रयासों की हो, पार्वती कालीसिंध चंबल और केन बेतवा लिंक जैसी नदी परियोजनाओं को मूर्त रूप देने की हो। डॉक्टर मोहन सरकार ने पिछली सरकारों से हटकर काम किया है। देखना यह कि 2025 के विजन को सरकार किस स्तर तक धरातल पर उतार पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। डॉक्टर मोहन का मिशन रोजगार। जी हाँ, 2023 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वोट लुभावन वादे किए। इनके मसौदे को संकल्प पत्र कहा गया। विपक्ष अब इन्हीं वादों पर सरकार को घेर रहा, तो सरकार इन्हें पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। साल में 2 लाख रोजगार का वादा भी भाजपा के संकल्प पत्र में था। सरकार अब इस पर आगे बढ़ी है। डॉक्टर मोहन सरकार ने इसके लिए मिशन रोजगार लॉन्च किया, वही विपक्ष को इस पर भरोसा नहीं है। चुनावी वादों पर विपक्ष के निशाने पर चल रही डॉक्टर मोहन यादव सरकार अब इन्हें पूरा करने की दिशा में जुट गई है। सरकार ने इसके लिए साल 2025 की प्राथमिकताओं में रोजगार को सबसे ऊपर रखा है। सरकार ने 1 लाख पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सभी विभागों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कर्मचारी चयन मंडल ने साल 2025 में 15,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। कर्मचारी चयन मंडल ने 15 परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। डॉक्टर मोहन का मिशन रोजगार। साल 2025 में सरकारी नौकरियों में बम्पर भर्ती की तैयारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिया है 1 लाख पदों पर भर्ती का टारगेट। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल करेगा 15,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने जारी किया 15 परीक्षाओं का कैलेंडर। स्कूल शिक्षक, ITI, वन, पुलिस, जेल, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग में होगी भर्तियां।
फरवरी से दिसंबर तक चलेगी कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती प्रक्रिया। सरकार प्रदेश में सभी रिक्त पदों को भरने की तैयारी में है। बात रिक्त पदों की करें तो कहां कितने पद खाली? स्कूल शिक्षा विभाग में 24,614, उच्च शिक्षा विभाग में 6,407, तकनीकी शिक्षा में 4,336, वन विभाग में 4,088, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग में 2,599, पशुपालन एवं डेयरी विभाग में 2,217, राजस्व विभाग में 2,577, ऊर्जा विभाग में 1,487। सरकार इन सभी खाली सरकारी पदों को भरने की तैयारी में है। इसके साथ ही औद्योगिक निवेश के जरिए निजी क्षेत्र में रोजगार अवसर बढ़ाने की पुरजोर कोशिशें भी जारी है। सरकार ने साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित कर रखा है। पिछले 9 माह में उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा, नर्मदापुरम में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एवं मुंबई, कोयम्बटूर, बैंगलोर और कोलकाता के साथ इंग्लैंड और जर्मनी में हुए इंटरैक्टिव सेशन के काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इनमें विभिन्न सेक्टर्स में 3.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने का दावा किया जा रहा है। रोजगार के दावों को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है। उसका कहना है कि विज्ञापन निकाल देने से नौकरियां नहीं मिल जाती। ऐसा तो सरकार पहले भी कर चुकी है। वहीं भाजपा का कहना है कि रोजगार ही नहीं है, सरकार जनता से किया गया हर वादा पूरा कर रही है। वादा खिलाफी तो कांग्रेस की फितरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में माननीय मोदी जी की, चाहे राज्यों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, और लगातार गरीब कल्याण के कार्यक्रम हो, मध्य प्रदेश का विकास हो, वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, उनके रोजगार के अवसर सृजित किए जाए, ये प्रयास लगातार जारी है और इसी दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार काम कर। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे किसान का, जो एक भी नहीं किया 15 महीने में। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि बेरोजगारों को 4,000 रुपए महीना हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो उन्होंने करके छल कपट करके सरकार बना ली थी और इसके बाद औंधे मुंह गिरे हैं। एक कलई खुल गई कि केवल वोट लेने के लिए झूठे वादे करते। ऐसी झूठी बात तो हम नहीं कर रहे हैं। सरकार नई नौकरियों के ऐड निकालने की तैयारी कर रही है, नौकरियां देने की तैयारी नहीं कर रही। पिछले अनुभव का, सरकार का जो अनुभव है, ऐड जारी होते हैं, नौकरियां निरस्त होती हैं, लोग फॉर्म भर देते हैं, उस फॉर्म के पैसे भी वापस नहीं होते। आज पीएससी के लोग वेटिंग में पड़े हुए हैं। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के ऐसे लोग हैं ये जो वेटिंग लिस्ट क्लियर कराने में लगे हैं, ना उनके सिलेक्शन हो रहे हैं, ना उनके इंटरव्यू हो रहे हैं। तो सरकार की जो दृष्टि है वो सिर्फ ऐड जारी करने पर है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए थे। कांग्रेस अब इन्हीं वादों पर घेर रही है। 3100 रुपए क्विंटल धान, 2700 रुपए क्विंटल के रेट पर गेहूं की खरीदी, लाडली बहना को 3,000 रुपए महीने और साल में 2 लाख रोजगार को विपक्ष ने मुद्दा रखा है। देखना यह है कि भाजपा अपने वादों पर कितनी खरी उतर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। चुनाव ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से, हर बार सियासी गलियारों में चुनाव के पास आते ही ईवीएम डिबेट का विषय बन जाता है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीख पास आ रही है। केवल आरक्षण और चुनावी तारीखों का ऐलान होने का इंतजार है। अब स्थिति साफ हो चुकी है कि अब प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे और इसी पर सियासत भी गरमाई हुई है। देश में जब भी चुनाव होता है, ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। कांग्रेस लगातार बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करती रही है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले भी इस पर सियासत जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग की चुनाव की अधिसूचना में मतपत्रों के प्रकाशन का जिक्र किया गया है। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसके साथ ही इस पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। सामान्यतया बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव तो लगातार बैलेट पेपर से ही होते रहे हैं। निकाय के चुनाव पिछली बार बैलेट पेपर से हुए थे, इस बार भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, क्योंकि ईवीएम की तैयारी के लिए समय कम था और इस दृष्टि से बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का निर्णय हुआ है। पंचायत चुनाव मैं सोचता हूं कि समय से कुछ पहले ही हो जाएंगे। जो निर्धारित समय इसका है उससे कुछ पहले ही पंचायत चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि तैयारी प्रशासन की पूरी है।
और जो काम प्रशासन को करना था वो सारा सब कुछ किया हुआ है। मतदाता सूची भी बनकर तैयार है। आयोग अपना घोषणा करेगी, शीघ्र करेगी। कांग्रेस ने इस विषय को लेकर के सवाल उठाया था कि ईवीएम पर चुनाव नहीं होने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को कि उनको सद्बुद्धि आई और बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है, जो आज अधिक पारदर्शी है और सबके लिए विश्वसनीय है। तो स्वागत है इसका। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने कमर कस रखी है। कांग्रेस इससे पहले हर चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाती रही है। अब जब तय हो गया कि निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, तो कांग्रेस चुनाव परिणामों को स्वीकार करती है या नहीं। रायपुर से अद्वैत नायक की रिपोर्ट। तो द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।